क्वेश्चन नंबर 13। 9 ग्राम ग्लूकोज 500 ग्राम जल में घोला गया। 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक 0.52 किलोग्राम पर मोल है। तो देखिए क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी बराबर होता है केबी गुना, है ना, ये होता है विलयन की मोललता। ये यहाँ पे विलयन की मोललता है, क्योंकि प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि क्वथनांक में उन्नयन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। तो इसलिए डेल्टा टीबी समानुपाती होता है W गुना 1000 बटे M इंटू कैपिटल W ग्राम, और बराबर में एक स्थिरांक आ जाता है जिसे कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। के भी यहाँ पर होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक, और डेल्टा टी भी होता है यहाँ पर क्वथनांक में उन्नयन। ये क्वथनांक में उन्नयन है। तो प्रश्नानुसार विलय का भार 9 ग्राम 500 ग्राम जल में घोला गया, यानी विलायक का भार 500 ग्राम, और विलयन के क्वथनांक की गणना करनी। यानी पहले इसमें हम डेल्टा टीबी की गणना करेंगे, और केबी का मान यहाँ पर दिया है 0.52 किलोग्राम पर मोल। तो सूत्र में मान रखने पर डेल्टा टीबी बराबर 0.52 गुना स्मॉल डब्ल्यू का मान दे दिया 9 ग्राम गुना 1000 बटे M ग्लूकोज का अणुभार। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला दिया है C6H12O6, इसका अणुभार हो जाएगा 6 गुना 12 जमा 12 गुना 1 जमा 6 गुना 16, ये बराबर आ जाएगा 180। विलायक का भार तो W कैपिटल W यानी विलायक का भार। विलायक का भार यहाँ पर दिया है उसने 500 ग्राम। तो 500 ग्राम जल में विलय है, इसलिए विलायक का भार 500। तो यहाँ से डेल्टा टीबी की गणना कर लेंगे। तो हल करने पर डेल्टा टीबी का मान आ जाएगा 0.052 डिग्री C। तो इसलिए विलयन का जो क्वथनांक है उसमें कितना उन्नयन होगा। अब यहाँ पर हमें निकालना है विलयन का क्वथनांक। विलयन का क्वथनांक ये ज्ञात करना है। तो विलयन का क्वथनांक बराबर होगा, देखिए शुद्ध जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री C, और इतना उसमें उन्नयन हुआ है तो ये इसमें जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 100.052 डिग्री C। यानी बने विलयन का क्वथनांक इतना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। कोलराउस के नियम को समझाइए। देखिए कोलराउस का नियम ये कहता है कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके वियोजन से प्राप्त अनंत तनुता पर आयनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। ठीक है, तो मान लिया कोई वैद्युत अपघट्य है जैसे NaCl, तो NaCl का वियोजन होता है Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव में। तो अनंत तनुता पर NaCl की मोलर चालकता इसके वियोजन से प्राप्त आयनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर
होती है। तो सोडियम आयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता को प्रदर्शित करेंगे स्मॉल लैम्बडा अनंत Na पॉजिटिव प्लस ऐसे ही Cl निगेटिव की मोलर चालकता को प्रदर्शित करेंगे स्मॉल लैम्बडा अनंत अपॉन सफिक्स में आ जाएगा Cl निगेटिव। तो यहाँ पर NaCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता इसके वियोजन से प्राप्त आयनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता के योग के बराबर होगी। क्वेश्चन नंबर 15, आवर्त सारणी के ऑक्सीजन परिवार के तत्वों के असामान्य व्यवहार को कारण सहित समझाइए। यानी ऑक्सीजन परिवार में हमें ऑक्सीजन के असामान्य व्यवहार को इसमें समझाना है। तो जो ऑक्सीजन परिवार होता है उसके तत्वों को आवर्त सारणी में समूह 16 में रखा गया है। तो समूह 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ओनु, सोनू, सप्पे, टेली। आकार कम होने के कारण इसमें जो p ऑर्बिटल हैं उसमें पार्श्वीय अतिव्यापन होता है और इस पार्श्वीय अतिव्यापन के कारण ऑक्सीजन द्विपरमाणुक अणु बनाती है, यानी ये O2 के रूप में पाई जाती है। दूसरा इसका असामान्य व्यवहार है ऑक्सीजन में डी उपकोष अनुपस्थित होने के कारण इनकी सह संयोजकता 4 से अधिक नहीं होती। ठीक है, 4 से ज़्यादा नहीं होती क्योंकि इसमें डी उपकोष नहीं है और ये अपनी संयोजकताओं का विस्तार नहीं कर सकता। लेकिन जो समूह के अन्य तत्व हैं उनमें डी उपकोष होता है, इसलिए वे अपनी संयोजकता का विस्तार कर सकते हैं और संयोजकता का विस्तार करके वे अपनी संयोजकता को 8 तक कर सकते हैं। यानी उनकी संयोजकता 4 से अधिक भी होती है, 4 से अधिक भी होती है। तीसरा है O2 अणु अनुचुंबकीय है लेकिन शेष प्रतिचुंबकीय है। तो ये इसके कुछ 3 असामान्य व्यवहार हैं जो ऑक्सीजन को अन्य से भिन्न बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, जब किसी घनीय जालक के केंद्र पर स्थित परमाणु विकर्ण पर उपस्थित अन्य 2 परमाणुओं के संपर्क में हो तो घनीय संरचना की संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। तो देखिए, जब इकाई सेल में कह रहा है कि विकर्ण पर स्थित, ये विकर्ण हो गया, तो विकर्ण पर स्थित अवयवी कण परमाणु अर्थात वो 2 और परमाणुओं को स्पर्श करता है, तो ऐसी इकाई सेल की हमें संकुलन क्षमता की गणना करनी है। तो इस प्रकार की जो इकाई सेल होती है BCC, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, या दूसरे शब्दों में कहें तो अंतः केंद्रित घनीय। तो अंतः केंद्रित घनीय इकाई सेल की संकुलन क्षमता की गणना हमें करनी है। तो संकुलन क्षमता की गणना होती है इकाई सेल में अवयवी कणों की संख्या गुणा कण का आयतन, यानी 4/3 पाई r की क्यूब गुणा 100 बटे इकाई सेल का आयतन। ठीक है, तो सबसे पहला काम है हमारा कि कणों की संख्या इसमें कितनी होती है। तो BCC में कणों अर्थात परमाणुओं की कुल संख्या बराबर होती है। देखिए, जो BCC होती है इसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ इकाई सेल के अंत्य केंद्र पर भी होता है। तो कोनों पर अवयवी कण का योगदान 1/8 और 8 कोने होते हैं, तो 8 कोनों पर योगदान मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, प्लस एक परमाणु इसके केंद्र में है तो उसका पूरा योगदान इकाई सेल में होता है।
तो 8 से 8 कट जाएगा, एक और एक 2। तो यानी BCC में कुल कणों की संख्या 2 होती है। ठीक है, तो अब इकाई सेल के आयतन की गणना करते हैं। तो माना इकाई सेल के कोर की लंबाई बराबर a है, तब इकाई सेल का आयतन बराबर होगा a³। तो इकाई सेल का आयतन हो जाएगा a³। तो a और r में संबंध, यानी कोर की लंबाई व कण की त्रिज्या यानी r में संबंध। तो इनमें संबंध निकालेंगे क्या होता है। अंतः केंद्रित घनीय इकाई सेल में अवयवी कण कोनों के साथ साथ इकाई सेल के केंद्र पर भी होता है। तो यानी एक कण तो इसमें यहाँ केंद्र पर होगा। ठीक है, तो ये कण यहाँ जो कण होगा यहाँ कोनों पर उपस्थित कणों को स्पर्श करेगा ऐसे। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक विकर्ण बना दिया है ये। फिर जो इसका नीचे का ये फलक है इस पर भी एक विकर्ण बना लिया है। तो इस तरह से 2 त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, एक त्रिभुज बनेगा ABC, एक त्रिभुज बन गया ABC ये वाला। ठीक है, और एक त्रिभुज बनेगा BCD, एक त्रिभुज बन गया BCD ये वाला। तो इस त्रिभुज BCD में हमें CD ज्ञात करनी है। ठीक है, ये CD ज्ञात करनी है क्या है। ठीक है, और ज्ञात करके कोर की लंबाई a और त्रिज्या r में संबंध स्थापित करना है। मान लिया कोर की लंबाई a है, तो ये कोर की लंबाई मान ली। तो सबसे पहले लेते हैं इसमें त्रिभुज ABC में, ABC में। तो ABC में BC क्या है, एक विकर्ण है। तो BC का वर्ग बराबर होगा AB का वर्ग प्लस AC का वर्ग। BC का वर्ग बराबर होगा AB का वर्ग और AC का वर्ग। अब AB क्या है, A है, A मान रखा तो A का वर्ग। AC क्या माना हमने A, तो A का वर्ग। तो ये 2A का वर्ग। तो BC हो गया, BC स्क्वायर हो गया 2A का वर्ग, या BC बराबर होगा √2A का वर्ग। तो A बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा 2। तो क्या आएगा A√2। तो इस BC की लंबाई आ गई A√2। ठीक है, अब त्रिभुज BCD में, BCD में जो CD है ये एक विकर्ण है। तो इसलिए CD का वर्ग बराबर होगा BD का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो BD A का वर्ग, BC क्या है A√2, A√2 का वर्ग। तो ये कितना आ जाएगा इक्वल, तो ये आ जाएगा 3A स्क्वायर, और CD इक्वल आ जाएगा 3A स्क्वायर की रूट, और ये इक्वल आ जाएगा A√3। अब CD आ गया है, ये CD आ गया है A√3। अब CD जो है ये इक्वल है 4R के। ठीक है, CD इक्वल है 4R के, क्योंकि 2 त्रिज्याएं देखो इस गोले की हो गई, एक त्रिज्या इस गोले की हो रही है और एक इसकी। तो CD बराबर आ जाता है 4R के। तो इसलिए हम लिख सकते हैं 4R इक्वल A√3 या R इक्वल A√3/4। अब यहाँ से R की वैल्यू हम ऊपर संकुलन क्षमता में रख लेंगे। संकुलन क्षमता बराबर कणों की संख्या। तो BCC में कणों की संख्या की गणना करी थी, वो आई थी 2। तो 2 मल्टीप्लाई 4/3 πr³ इंटू 100
इकाई सेल का आयतन। ठीक है, तो यहाँ पर 2 × 4/3 पाई की वैल्यू रख लेते हैं 22/7। अच्छा, अभी हमने देखा कि r बराबर आया था a√3/4। तो यहाँ पे क्या है r³, तो यानी इस सारे की क्यूब कर लेंगे। तो a√3 की क्यूब अपॉन 4 की क्यूब, ठीक है, इंटू 100। a³ भी है नीचे ये, तो 2 × 4 × 22 इंटू a³, 3√3 इंटू 100 अपॉन 3 × 7 इंटू 4³ इंटू a³। a³ से a³ कैंसिल हो जाएगा और इसको सोल्व करने पर आ जाएगा ये 60%। सीधा याद रखिए, ठीक है, कैलकुलेशन करने में नहीं बहुत टाइम लगेगा, तो आप इसे सीधा याद रखिए कि जो BCC होती है इसकी संकुलन क्षमता 68 होती है और सिंपल क्यूबिक की 52.4% होती है ना, और फलक केंद्रित घनीय FCC की 74% होती है। क्वेश्चन नंबर 17, विलयन की मोललता की गणना कीजिए जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला है। ठीक है, तो मोललता की गणना करनी है। हम जानते हैं मोललता बराबर होती है विलय का भार बटे अणुभार गुणा विलायक का भार किलोग्राम में, या ग्राम में रख लो, ऊपर 1000। तो विलय का भार है 20, विलय होता है जो कम मात्रा में है। तो देखिए 440 और 20, कम कौन है 20, तो 20 तो होगा विलय। और अणुभार NaOH का अणुभार निकाल लेंगे, Na का परमाणु भार 23, O का 16 और H का 1, तो कितना जाएगा ये 40। W होता है विलायक का भार, विलायक है 440 ग्राम। ठीक है, तो इसको सोल्व कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, तो इसे सोल्व करने पर आ जाएगा 1.13। ठीक है, तो इस विलयन की मोललता 1.13 होगी। क्वेश्चन नंबर 18, किसी ताप पर एक विलायक का वाष्प दाब 0.416 बार है। 10.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनपगट्य ठोस को 42 ग्राम विलायक जिसका मोलर द्रव्यमान 84 ग्राम पर मोल में है में घोला गया, तो प्राप्त विलयन के वाष्प दाब 0.414 बार पाया गया, तो ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो इसको राउल्ट के नियम से हल करना है। तो राउल्ट के नियम पर इसी प्रकार का क्वेश्चन पहले क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया है, तो इसको क्वेश्चन नंबर 6 की भांति ही हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, चालकत्व को परिभाषित कीजिए तथा चालकता एवं प्रतिरोध में संबंध बताइए। क्वेश्चन नंबर 19, चालकत्व क्या है? देखिए चालकत्व होता है प्रतिरोध का व्युत्क्रम। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। ठीक है, इसे G से प्रदर्शित करते हैं, G से, कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं, और G बराबर होता है 1/R। ठीक है, हम जानते हैं कि R प्रोपोर्शनल होता है L/A के, इसी और R इक्वल होता है रो इंटू L/A के। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ रखने पर, R की वैल्यू इसमें रखने पर, तो G इक्वल आ जाएगा 1/रो इंटू L और A ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा G इक्वल 1 इंटू A/रो इंटू L। ठीक है, 1/रो होता है कप्पा, बिकॉज
1/ρ इक्वल होता है कप्पा यानी चालकता। तो क्या लिख सकते हैं, G इक्वल कप्पा इंटू A/L। ठीक है, G इक्वल कप्पा इंटू L/A। तो ये चालकत्व और चालकता दोनों में संबंध है। क्वेश्चन नंबर 20, वैद्युत अपोहन द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन कैसे किया जाता है। देखिए अपोहन देखते हैं, अपोहन क्या है। देखिए जो कोलाइडी विलयन होते हैं इनमें वैद्युत अपघट्यों की अशुद्धि होती है। इन अशुद्धियों को दूर करना अपोहन कहलाता है। इन अशुद्धियों को दूर करना अपोहन कहलाता है। अपोहन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक अपोहक झिल्ली होती है। अपोहक झिल्ली, ये झिल्ली का एक विशेष गुण होता है कि यह जो वैद्युत अपघट्य होता है उनके लिए तो ये पारगम्य होती है, यानी वैद्युत अपघट्य के लिए पारगम्य होती है। लेकिन जो कोलाइड होते हैं, कोलाइडी कण, उनके लिए ये पारगम्य नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार जो वैद्युत अपघट्य हैं वो तो इसमें से पार निकल जाते हैं, लेकिन जो कोलाइडी कण हैं वे अंदर ही रह जाते हैं और इस प्रकार कोलाइडी विलयनों का शोधन हो जाता है। ठीक है, तो ये झिल्ली कुछ इस तरीके से बना सकते हैं आप। तो यहाँ पर ये कोलाइडी विलयन लिया जाता है और इसमें इम्प्योरिटी हैं ये, और इसको एक जल से भरे बीकर में लटका देते हैं। ये जल है, ये कोलाइडी विलयन है। ठीक है, और ये अपोहक झिल्ली है। ठीक है, तो ये क्रिया अपोहन कहलाएगी। लेकिन जब हम इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा दें, यानी आवेशित प्लेट लगा दें, जैसे एक प्लेट इधर लगा दी, इसको नेगेटिव चार्ज, एक प्लेट इधर लगा दी, इसको पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, तो वैद्युत अपघट्य की जो ऋणावेशित अशुद्धियाँ होती हैं, यानी जो ऋणावेशित अशुद्धियाँ होती हैं वे तो इस एनोड पर जाकर के निक्षेपित हो जाती हैं, और जो पॉजिटिव इम्प्योरिटीज होती हैं वे इस कैथोड पर जाकर के डिपॉजिट हो जाती हैं, अर्थात अवक्षेपित हो जाती हैं। तो इस प्रकार ये जो कोलाइडी विलयनों के शोधन की विधि है इसे वैद्युत अपोहन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, आवर्त सारणी के वर्ग 15 के तत्वों की हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता समझाइए। देखिए जो आवर्त सारणी में समूह 15 है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, इन 5 तत्वों को रखा गया है। ठीक है, याद करने का तरीका, नई, पड़ोसन, ऐसी, सबको, भाई। ठीक है, तो जो समूह 15 के तत्व होते हैं ये MH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन है तो ये NH3 नाम का हाइड्राइड बनाएगा, फास्फोरस PH3 प्रकार का, आर्सेनिक ASH3 प्रकार का, Sb एंटीमनी SbH3 प्रकार का, और बिस्मिथ BiH3। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा है कि इनकी हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता, इनकी हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता, यानी जहाँ पर बंध जितना कम होगा, यानी बंध दूरी जितनी कम होगी, क्रियाशीलता वहाँ पर उनके हाइड्रोजन के प्रति उतनी ही अधिक होगी। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता अधिक है। ठीक है, फास्फोरस की हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता कम है, तो ऐसे ही ये क्रियाशीलता घटती जा रही है। देखिए ये क्रियाशीलता हाइड्रोजन के प्रति है, ना कि इनके हाइड्राइड की क्रियाशीलता है। अगर इनके हम हाइड्राइड की क्रियाशीलता की बात करें तो वो अमोनिया से लेकर के BiH3 बिस्मुथीन तक बढ़ेगी, इधर को बढ़ेगी,
क्योंकि बंद दूरी बढ़ रही है, BIH के बीच की बंद दूरी बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है वो, यहाँ पर कह रहा है कि समूह 15 के तत्वों की हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता। ठीक है, तो यहाँ पर बंद दूरी जो है वो कम इसमें है, इसलिए यहाँ पर बंद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए नाइट्रोजन की हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता अधिक होगी, है ना। और फास्फोरस की हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता कम रहेगी। ऐसे ही ये घटती चली जाएगी क्योंकि बंद दूरी बढ़ रही है ना। या ये कहिए कि ऋण विद्युतीय गुण घट रहा है और धन विद्युतीय गुण बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें कह रहा है कि 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, जो NaCl है ये FCC अवस्था में पाया जाता है, यानी फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल इसमें होती हैं। ठीक है, और फलक केंद्रित घनीय में जो घनीय इकाई सेल होती है इसमें अवयवी कणों की संख्या अर्थात कणों की संख्या Z का मान 4 होता है। ठीक है, यानी 4 कणों से एक इकाई सेल का निर्माण इसमें होता है। तो अब हमें यहाँ पर 58.5 ग्राम NaCl में अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है, NaCl के अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। NaCl के मोलों की संख्या, इसके मोलों की संख्या होगी भार बटे अणुभार। तो NaCl का भार है 58.5 और NaCl में का भार कितना आ गया 58.5 और अणु भार कितना है इसका, वो भी 58.5 ही होता है, क्योंकि Na का परमाणु भार 23 और क्लोरीन का परमाणु भार 35.5, इनको जोड़ेंगे तो 58.5 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे निरस्त हो जाएगा 1, तो मोलों की संख्या कितनी हो गई 1। अब 1 मोल NaCl में अणुओं की संख्या, तो एवोगैड्रो नियम से अणुओं की संख्या होती है 6.022 गुणा 10 की पावर 23। ठीक है, तो 1 मोल में NaCl के इतने अणु होंगे, तो इसलिए इकाई सेलों की संख्या, तो इकाई सेलों की संख्या कितनी होगी, अब 4 कण से तो बनती है 1 इकाई, तो इतने कणों से कितनी इकाई सेल बनेगी, तो भाग कर देंगे 6.022 गुणा 10 की पावर 23 अपॉन 4। तो इसको सोल्व करेंगे तो 1 कितना आ जाएगा 505 इंटू 10 टू पावर 23, तो इतनी इकाई सेल इसमें बनेगी। क्वेश्चन नंबर 23, 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए, यानी डेल्टा TB की गणना करनी है। तो जल के लिए Kb का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल है। ठीक है, तो हम जानते हैं डेल्टा TB बराबर होता है Kb इंटू यूरिया का भार या विलय का भार गुणा 1000 बटे विलय का अणुभार गुणा विलायक का भार ग्राम में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ से इस सूत्र में मान रखने पर Kb का मान 0.52, विलय का भार यानी यूरिया का भार 3 ग्राम गुणा 1000 अपॉन यूरिया का अणुभार 60 होता है, यूरिया का अणुसूत्र होता है NH2CONH2, तो इसका अणुभार निकाल लेंगे 60 आ जाएगा। ठीक है, तो सूत्र में अणुभार यानी m बराबर 60 रख लेंगे। विलायक का भार, विलायक यानी जल का भार यहाँ पर 100 ग्राम दिया हुआ है, तो कैपिटल W को 100 ग्राम लिख लेंगे। तो इसे सोल्व करने पर 0.26 डिग्री C आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित सेल के EMF की गणना कीजिए। ये एक सेल सूत्र दिया हुआ है, इसमें जिंक का मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव -0.76 वोल्ट, कॉपर का मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव +0.34 वोल्ट। तो देखिए यहाँ पर जिंक आयनों की
और क्यूप्रिक आयनों की सांद्रताएं दी हुई हैं 1m। तो जब ये सांद्रताएं 1m होती हैं तो इनका सेल का ई नोट सेल ही ईएमएफ कहलाता है। ठीक है, तो ई नोट सेल या ईएमएफ बराबर होगा ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ठीक है, तो यहाँ पर नष्ट समीकरण लगाने की आवश्यकता नहीं है जब इन आयनों की सांद्रताएं 1m होती हैं। तो ई नोट कैथोड क्या होगा, देखिए यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रोड बाईं तरफ रखा गया है। जो इलेक्ट्रोड सेल सूत्र में बाईं ओर होता है वो एनोड का कार्य करता है और उसका मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव ई नोट एनोड कहलाता है। तो यानी जिंक का मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव तो क्या होगा, ई नोट एनोड। और कॉपर यहाँ पर दाईं तरफ है, राइट हैंड साइड पर है, इसलिए कैथोड का कार्य करता है और इसका जो ई नोट होता है मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव होता है वो ई नोट कैथोड कहलाता है। तो ई नोट कैथोड क्या होगा, प्लस 0.34 माइनस। ठीक है, ई नोट कैथोड यानी जिंक का मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव माइनस 0.76 वोल्ट। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इनको ऐड कर लेंगे। 4 और 6 10, 7 3 10 और 1 11, तो 1.1 वोल्ट। यहाँ से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, टिंडल प्रभाव क्या है। टिंडल प्रभाव, जब किसी कोलाइडी विलयन में, ये कोलाइडी विलयन है, इस कोलाइडी विलयन में प्रकाश प्रवाहित किया जाता है, ये प्रकाश प्रवाहित कर रहे हैं और प्रकाश संचरण के लंबवत ऊपर से देखने पर कोलाइडी विलयन चमकदार दिखाई देता है। इस चमकदार भाग को टिंडल शंकु कहते हैं और इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो ये तो वह टिंडल प्रभाव क्या है। इसका कारण क्या है, इसका कारण होता है प्रकाश का कणों द्वारा परकिरणन। ठीक है, प्रकाश का कणों द्वारा परकिरणन। इसको प्रभावित करने वाले दो मुख्य कारक कौन कौन से हैं। एक तो होता है प्रकाश की तीव्रता और दूसरा होता है कोलाइडी कणों का आकार। तो ये दो कारक हैं जो टिंडल प्रभाव को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल C2H5OH के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज्य की गणना कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमें मोल प्रभाज्य की गणना करनी है। तो सबसे पहले दोनों के मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो जल के मोलों की संख्या बराबर होगी जल का भार बटे जल का अणुभार। तो जल का भार यहाँ पे दिया है 72 ग्राम और जल का अणुभार होता है 18, तो यह आ जाएगा 4। ऐसे ही एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या बराबर एथिल अल्कोहल का भार बटे एथिल अल्कोहल का अणुभार। एथिल अल्कोहल का भार है 92 ग्राम और एथिल अल्कोहल का अणुभार क्या बनेगा, देखिए 2 कार्बन के परमाणु हैं और कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12, तो 12 दूनी 24, 5 और 1 6 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1। ठीक है, तो 6 इनका हो गया और फिर एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। इन सबको जोड़ देंगे तो 6 4 10, 10 और 6 16 का 6 का हासिल 1 3 और 1 4 46। तो 46 से डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स, तो इसके मोलों की संख्या आ गई 2। तो अब ये कहता है कि दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो दोनों के मोल प्रभाज हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं जल के मोल प्रभाज।
तो जिसके भी मोल प्रभाज निकालने होते हैं उसके मोलों की संख्या को ऊपर रखते हैं। तो जल के मोलों की संख्या है 4 और बटे में रखते हैं कुल मोलों की संख्या, यानी एथिल अल्कोहल के मोल प्लस जल के मोल। तो ये कितना आ जाएगा 4/6। इसको यहाँ पर पॉइंटों में सॉल्व कर लेंगे। ठीक ऐसे ही एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाज तो ऊपर रखेंगे। एथिल अल्कोहल के मोल कितने हैं? एथिल अल्कोहल के मोल 2 और नीचे रखेंगे कुल मोल। तो इसको सोल्व करेंगे तो 2/6 है ना। यहाँ से भी इसको पॉइंटों में सोल्व कर लेंगे और ये इनके आंसर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27, स्वर्ण संख्या क्या है? स्वर्ण संख्या देखिए, एक होते हैं द्रव स्नेही कोलाइड और एक होते हैं द्रव विरोधी कोलाइड। ठीक है, तो द्रव स्नेही कोलाइड में अगर वैद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा मिलाई जाए तो इनका स्कंदन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर द्रव विरोधी में वैद्युत अपघट्य जैसे NaCl की अल्प मात्रा मिलाई जाए तो इनका स्कंदन हो जाता है। ठीक है, इनका स्कंदन हो जाता है। तो ये जो द्रव स्नेही कोलाइड हैं ये एक स्थायी कोलाइड हुए क्योंकि इसका स्कंदन नहीं हो रहा है, लेकिन जो द्रव विरोधी कोलाइड हैं ये अस्थायी कोलाइड हुए क्योंकि इनका स्कंदन हो जाता है। ठीक है, अगर हम द्रव विरोधी कोलाइड में पहले थोड़ा सा द्रव स्नेही कोलॉइड मिला लें और फिर वैद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा मिलाएं तो फिर दोनों का ही स्कंदन नहीं होता है। ठीक है, तो दोनों का ही स्कंदन फिर नहीं होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो ये द्रव स्नेही कोलाइड है इस द्रव विरोधी कोलाइड की स्कंदन से रक्षा करता है, स्कंदन से रक्षा करता है। ठीक है, तो ऐसे कोलाइड जो द्रव विरोधी कोलाइड की स्कंदन से रक्षा करते हैं उन्हें रक्षी कोलाइड कहते हैं, रक्षी कोलाइड। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि रक्षी कोलाइड क्या है और इस घटना को, ये जो घटना हो रही है इस घटना को रक्षण कहते हैं। ठीक है, इस घटना को हम रक्षण कहते हैं। तो देखिए अब समझते हैं कि स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक, एक और वर्ड है इसके लिए, स्वर्णांक या गोल्ड नंबर क्या है। देखिए गोल्ड नंबर क्या है। द्रव स्नेही कोलॉइड की मिलीग्राम में वह मात्रा, द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 ml गोल्ड सोल का, गोल्ड सोल क्या होता है? गोल्ड सोल एक द्रव विरोधी कोलाइड होता है, द्रव विरोधी कोलाइड। तो 10 ml गोल्ड सोल का 10% NaCl के 1 ml द्वारा स्कंदन होने से रोकता है। ठीक है, तो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन की मिलीग्राम में वो मात्रा जो 10 ml गोल्ड सोल यानी द्रव विरोधी कोलाइड की 10% NaCl के 1 ml द्वारा स्कंदन होने से रोकता है, अर्थात रक्षा करता है। तो द्रव स्नेही की मिलीग्राम में उस मात्रा को स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक या गोल्ड नंबर कहते हैं। किसी भी द्रव स्नेही कोलाइड विलयन का स्वर्णांक जितना कम होगा वह उतना ही अधिक
प्रभावी होगा, यानी वो उतना ही ज़्यादा रक्षण करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, उत्कृष्ट गैसों के अक्रिय होने का कारण लिखिए। तो उत्कृष्ट गैसें अक्रिय क्यों होती है? देखिए, उत्कृष्ट गैसें कौन कौन सी हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। इन सभी गैसों को संयुक्त रूप से उत्कृष्ट गैसें या अक्रिय गैसें कहते हैं। ठीक है। ये सभी समूह 18 में रखी गई हैं। ठीक है। अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो हीलियम परमाणु क्रमांक 2, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 बन जाएगा। नियोन एटॉमिक नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8। ऐसे ही आर्गन 18 2 8 8, क्रिप्टॉन 36 2 8 18 8। तो इस तरह हम देख रहे कि हीलियम को छोड़कर शेष सभी के बाह्य कोशों में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। और बोरबरी के नियम से, एक बोरबरी का नियम होता है, बोरबरी के नियम से किसी भी परमाणु के बाह्य कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ठीक है। तो यहाँ पर पूर्ण, यानी इनके बाह्य कोश जो हैं वे पूर्ण भरे हुए हैं। हीलियम में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, क्योंकि बोरबरी कहता है कि जो परमाणु होता है उसमें पहले कोश में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसलिए इसका ये कोश भी पूर्ण भरा हुआ है। तो इस प्रकार जो उत्कृष्ट गैसें हैं या अक्रिय गैसें हैं, इनके बाह्य कोश पूर्ण भरे हुए हैं और इसी कारण ये निष्क्रिय होती हैं, अक्रिय होती हैं। ठीक है, इसका ये कारण है। दूसरा क्वेश्चन कहा है एसएनएस में कि क्लीवाइट खनिज में पाई जाने वाली उत्कृष्ट गैसों का उपयोग बताइए। तो क्विलाइट खनिज में एक गैस पाई जाती है हीलियम। तो ये हीलियम का खनिज है, तो इसमें हीलियम गैस पाई जाती है, तो हमें हीलियम के उपयोग बताने हैं। तो हीलियम का उपयोग क्या क्या होता है? एक तो ये गैस हल्की होती है, इसलिए इसका उपयोग वायुयान के टायरों में भरने में किया जाता है। दूसरा, ये रक्त में कम विलय है। ठीक है, रक्त में कम घुलती है यो, इसलिए इसका उपयोग गोताखोर श्वसन क्रिया में करते हैं। श्वसन क्रिया यानी सांस लेने में वे इसका उपयोग करते हैं। तो ये इसके कुछ उपयोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, ब्राउनी गति क्या है? ब्राउनी गति, देखिए जो कोलाइडी कण होते हैं वे आड़ी टेढ़ी रेखाओं में गति करते हैं इस तरीके से। तो ये कोलाइडी कण आड़ी टेढ़ी रेखाओं में गति करते हैं। तो कोलाइडी कणों की इन आड़ी टेढ़ी रेखाओं में जो गति होती है, इसी गति को ब्राउनी गति कहते हैं। ठीक है, तो ये ब्राउनी गति है। इसका कारण बताइए। देखिए जो कोलाइडी कण होते हैं, कोलाइडी कण होते हैं, ये परिक्षेपण माध्यम में वितरित रहते हैं। यानी कहाँ घुले होते हैं? ये परिक्षेपण माध्यम में घुले होते हैं, जैसे जल में, अल्कोहल में, है ना, इस तरह परिक्षेपण माध्यम में घुले होते हैं। तो परिक्षेपण माध्यम के भी अणु होते हैं। तो कोलाइडी कण और उन परिक्षेपण माध्यम के जो कण हैं उनके मध्य टक्करें होती हैं। ठीक है, इन दोनों के मध्य क्या होती हैं? टक्कर। तो इन्हीं टक्करों के कारण ये आड़ी टेढ़ी रेखाओं में गति होती है और इसी गति को ब्राउनी गति कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है, किसको प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक लिखिए। मतलब ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। एक तो होता है कणों का आकार। कणों का आकार, अगर कणों का आकार अधिक होगा, अगर कणों का आकार अधिक होगा, अगर वे बड़े होंगे तो ब्राउनी गति घटती है, तो फिर ब्राउनी गति कम होगी। ठीक है। और एक होता है परिक्षेपण माध्यम की श्यानता।
परिक्षेपण माध्यम की श्यानता। श्यानता क्या होती है? बहने का गुण। ठीक है, अगर इनकी श्यानता बढ़ती है, यदि में ज़्यादा गाढ़े होते हैं तो श्यानता अगर बढ़ती है उनकी, तो क्या होता है? परिक्षेपण माध्यम की श्यानता बढ़ने पर ब्राउनी गति घटती है, तो फिर ब्राउनी गति घट जाती है। ठीक है, तो ये दो कारक हैं जो ब्राउनी गति को प्रभावित करते हैं। कणों का आकार, कणों का आकार अधिक होने पर अर्थात बड़े कण होने पर ब्राउनी गति घटेगी। परिक्षेपण माध्यमों की श्यानता अगर बढ़ेगी, यदि वे ज़्यादा गाढ़े होंगे तो ब्राउनी गति तब भी घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। चीनी के सीरे के 414.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है, तो चीनी के सीरे की मोललता क्या होगी? देखिए, हमें मोललता निकालनी है। मोललता बराबर होती है विलय का भार बटे विलय का अणुभार गुणा विलायक का भार किलोग्राम में। ठीक है, हमें ये चाहिए सब, तो मोललता ज्ञात हो जाएगी। देखिए, चीनी के सीरा, तो यहाँ पे सीरा शब्द आया है, शीरा। तो शीरा क्या होता है? देखिए, शीरा होता है जब हम गन्ने के रस से चीनी निकाल लेते हैं तो एक लाल भूरे रंग का द्रव बचता है, तो उस लाल भूरे रंग के द्रव को शीरा कहते हैं। इस शीरे में एक तो चीनी होती है और एक जल होता है। ठीक है, तो ये चीनी लगभग 30% होती है, तो यहाँ से हम चीनी को इससे किसी भी विधि से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस शीरे में जो यहाँ पर दिया है शीरे, तो शीरे का भार कितना है? तो शीरे का भार यहाँ पर दिया है 214.2 ग्राम। और इसमें चीनी कितनी है? इसमें चीनी है 34.2 ग्राम। तो फिर जल कितना हुआ इसमें से? दोनों को घटा दीजिए, तो 2 से 14.2 माइनस 34.2, तो इनको घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 11 में से 3 गए 8 और 1 का 1, तो 180 ग्राम। तो इसमें जल 180 ग्राम है। ठीक है, तो हमें क्या क्या चाहिए? देखिए, हमें विलय का भार चाहिए, ये रहा। हमें विलय का अणुभार चाहिए, तो निकालना होगा। विलय क्या है? चीनी, तो चीनी का अणुभार। देखिए, चीनी का सूत्र होता है C12H22O11, तो यहाँ पर 12 गुणा 12 जमा 22 गुणा 1 जमा 11 गुणा 16, इन सब को आप गुणा करके जोड़ दीजिए, तो ये आ जाएगा 342। ठीक है, आप याद रखिए 342 होता है, ग्लूकोज का 180 होता है, यूरिया का 60 होता है, इस तरह से याद रखिए। वैसे आप ऐसे भी निकाल सकते हैं परमाणु भारों को जोड़ करके। तो देखिए, हमने अणुभार ज्ञात कर लिया। नेक्स्ट क्या है? विलायक का भार। तो विलायक का भार 180 ग्राम ये रहा, इसको किलोग्राम में लिखना है तो इसे 1000 से हम भाग कर लेंगे। तो ये सारे मान सूत्र में रखने पर, तो सूत्र में मान रखने पर, तो मोललता बराबर रखेंगे विलय का भार यानी 34.2, विलय का अनुभार 342, विलायक का भार 180 और बटे 1000, तो 1000 वो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से हमें इसे सोल्व करना है और सोल्व करने पर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आता है इसका 0.55 m। m का अर्थ होता है मोलल। ठीक है, इतना मोलल, ये आंसर आ जाएगा।